धन्यवाद। आपने भारतीय महागठबंधन की बात कही, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा जानकारी जरूर दूंगा। भारतीय महागठबंधन छोटे दल, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को मिलाकर जिनको आज तक शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, उस भागीदारी को दिलाने के लिए ये भारतीय महागठबंधन बनाया गया है। इस महागठबंधन में लगभग सभी धर्म और जात के लोगों ने जो पार्टियां बनाई है, लगभग 45 पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी हैं और अभी भी जिनको इस भारतीय महागठबंधन में शामिल होना है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि आज इस देश में जिस तरह अघोषित लगा हुआ है और सरकार, शासन सत्ता, कानून नाम की चीज नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए ये महागठबंधन बना है। जिन लोगों को आज तक शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, चाहे वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, या मंत्री विधायक बनने की बात हो, या नौकरियों में हो, या प्राइवेट नौकरियों में हो, किसी भी सेक्टर में उनको आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली। उस हिस्सेदारी को दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से इस 2022 में ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और निश्चित ही सफलता हासिल मिलेगी। सर, एक बात हमेशा हर पार्टी बोलती है, दलितों पिछड़ों की बात, ओबीसी एसटी माइनॉरिटी की बात, लेकिन सर ओबीसी एसटी की पार्टियां भी हैं, वो भी सरकार में चुकी हैं, उन्होंने भी अपना काम किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीएसपी ने भी लगभग ओबीसी लोगों को काफ़ी अच्छा, मतलब उनको भागीदारी सत्ता में मंत्री लोग बनाए थे, और सपा ने भी लगभग बनाया। और आप मुस्लिम की कह रहे हैं, माइनॉरिटी को ही बहुजन समाज पार्टी और सपा दोनों ने अच्छा मतलब उनको भागीदारी दी, लेकिन आप हमेशा हर कोई दल इन्हीं पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्या मुद्दा है कि आप हमेशा हर कोई दल इन्हीं पे राजनीति करते हैं, इन्हीं मुद्दों का? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान की रचना की, उसके बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और जिसका वोट ज़्यादा होगा वही शासन सत्ता में पहुंचेगा, उसी की सरकार बनेगी। तो पिछड़ों की आबादी 54% बताई गई है। हालांकि हकीकत में आज अगर गणना हो जाए तो लगभग 58% के लगभग पिछड़ी जात के लोग हैं और दलित, अति दलित, इनकी भी संख्या लगभग 27 से 30% है। तो इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, ये लोकतंत्र में सभी को बराबर हिस्सेदारी मिलने का संविधान में प्रावधान है, लेकिन सामंतशाही लोगों ने जो अंग्रेजों की चुगली करते थे, उन्हीं लोगों ने आज इस देश में काबिज होकर के, और जो इस देश के मूल निवासी हैं 90%, बिहार विलीन जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। उसी मिशन को लेकर मानवर कांशीराम ने नारा दिया 1585 का, और महापुरुषों के इतिहास को जगह जगह जाकर के पूरे देश और प्रदेश में दलितों को, पिछड़ों को जगाने का काम किया। उनकी बात को समझ करके लोग इकट्ठा हुए और मायावती की 4 बार सरकार बनी। तो मायावती जी 4 बार सत्ता में रही, जब आप मानवर कांशीराम के मिशन को बात कर रहे हैं, तो आज ऐसी क्या बात है कि आप अलग, आपने जो मोर्चा बनाया, अलग पार्टी बनाने का बताया? बिल्कुल सही बात आपने रखी, लेकिन इस देश में स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी थी। जब कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं काम किया तो जनसंघ के नाम से एक पार्टी बनी, जो बदल करके आज भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 मिनिस्टर हुआ करते थे, 2 सांसद हुआ करते थे। इसके बाद जब तमाम दलों ने मिल करके और दल बने तो सरकार बनी। जब आदमी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, या मान लीजिए कोई जास्ती करता है, तो किसी भी जुल्म के खिलाफ कोई न कोई महापुरुष आता है और जनता को संदेश देने का काम करता है।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया। माननीय कांसी राम साहब ने 4 बार सरकार बनाई और माननीय कांसी साहब के जाने के बाद जो दलित और पिछड़ों का मूवमेंट था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा माननीय कांसी राम का था। लेकिन आज मायावती का नारा हो गया है कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब वहां पर जिनके खिलाफ वो मूवमेंट था वही लोग आकर के उसको उस पार्टी में आ गए तो वो मूवमेंट खत्म हो गया। फिर लोगों ने इसी तरह मुलायम सिंह ने दिया कि पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा, पिछड़े इकट्ठा होकर के और मुलायम सिंह को सरकार बनाने का मौका दिया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस प्रदेश और देश में आखिरी मुकाम तक जो किसान है, जो मजदूरी करता है, आखिरी गांव में है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, और ये अपना आकर के कुछ ही लोगों में मस्त हो गए तो तमाम छोटी पार्टियों का उदय हुआ। मतलब आपके भारतीय महागठबंधन का क्या एजेंडा है? आप भी कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने हक से मारे। आप किस तरह से हक दिलाएं लोगों को? किस तरह से आप उनके हकों को, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी थैली भारी हो गया, आपका जो भारतीय महागठबंधन है किन किन लोगों के साथ आप ये काम कर रहे हैं और आपका क्या एजेंडा रहेगा? किस तरह से आप लोगों को उनके हक न्याय दिला पाएंगे? इसमें माननीय सैनी साहब जो सांसद रह चुके हैं, इलियास आजमी जस्टिस पार्टी के चीफ हैं, और मुख्तार डॉक्टर इंजीनियर अख्तर जी, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगभग 7 पार्टियां मुस्लिमों की हैं। जो समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका हक नहीं मिलते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके आपस में हिंसा फैलाने का काम करती है और वोट की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति करती है। तो ये महागठबंधन का ये नारा है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, न मस्जिद न मंदिर। सबसे पहले विकास की बात, विकास में शिक्षा एक समान होगी, हमारे महागठबंधन की ये शर्त है। चाहे वो गरीब का बेटा हो या किसान का बेटा हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बेटा हो, किसानी से लेकर के और शिक्षा में एक समान। खेती को हम व्यवसायिक दर्जा देना चाहते हैं और हर घर में बेरोजगार को एक रोजगार या प्रति परिवार में एक नौकरी देने का हम वादा करते हैं। किसानों में उचित लागत से उसको मुआवजा मिले और जो ये मनरेगा है इसको हम खेती से जोड़कर और व्यवसायिक बना करके किसानों के लाभ को 2 गुना करना चाहते हैं, जिससे किसान की हालत सुधरे, महंगाई को कम करना चाहते हैं। इस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरह सांसद विधायक को पेंशन मिलती है जब वोटिंग होती है, जो वोट डलवाने के लिए कर्मचारी जाता है उसका बीमा होता है, कोई भी घटना घटती है उसको मुआवजा मिलता है, इसी तरह जिस दिन वोटिंग हो उस दिन किसान बेचारा पूरा दिन अपनी मजदूरी बेकार करता है, उसको मतदाता भत्ता मिलना चाहिए और बीमा होना चाहिए। किसी तरह की मतदान स्थल पे किसी भी किसान की व्यक्ति की कोई घटना घट जाती है उसको बीमा के तहत मुआवजा मिलना चाहिए और छोटे छोटे व्यापारियों को अनुदान देना चाहिए। जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरा देश बेचने पे तुली हुई है, हमारी सरकार किसी भी तरह से बनाई हुई इसमें 133 करोड़ जनता की कमाई है, उसका पैसा लगा है, इसलिए किसी भी सरकार को कोई भी संस्था बेचने का अधिकार नहीं है। ये हमारा महागठबंधन शर्त रखता है, तय है उसका कि किसी भी तरह की कोई भी संस्था बेचने नहीं देंगे। गरीबों की बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। जात की जनगणना करा करके जिस जात की जितनी संख्या है उसी हिसाब से, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, सरकारी संस्थाएं हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया,
हर जगह जात के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का हमारा महागठबंधन काम करेगा। आगे की क्या रणनीति आपके महागठबंधन में, किस तरह से आगे आपका क्या प्लान है? आगे अभी आपने 12 सितंबर को, हाँ 12 सितंबर को और रविंद्र ऑडिटोरियम आपका प्रोग्राम हो रहा है, आगे का क्या प्रोग्राम है? उसके बाद हमारे सभी 45 घटक दलों ने मीटिंग की। मीटिंग में ये हमारा तय हुआ 26 सितंबर से रथ यात्रा निकाल करके और पूरी जनता को इस वोट के संबंध में, वोट की ताकत के संबंध में, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बताने का काम कर में, जो लोग एक साड़ी में 1 रुपए में वोट को खरीदने का काम करते हैं वो खरीदा ना जा सके, अपने आने वाली पीढ़ी को जो किसी तरह का भ्रष्टाचारी ना हो, जिसको आप देख चुके हैं, नए किसान के बेटे को वोट दे करके इस महागठबंधन को मजबूत बनाएं, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके बाद हम 14 नवंबर को पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद लखनऊ में महारैली का शंखनाद किया जाएगा और वहीं से हम लोग विधानसभाओं में जाकर के इस 2022 के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए पूरी रणनीति बना करके और महागठबंधन को स्थापित करने का काम करेंगे। चुनाव की रणनीति क्या, आप किसी बड़ी पार्टी से अलायंस करेंगे या फिर आप पूरे महागठबंधन से अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। कोई भी पार्टी जो बड़े मगरमच्छ है वो किसी को भी हिस्सा देना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये मनवादी संविधान लागू करना चाहती है, देश को बेचना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अगर सभी बैठ करके और सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी की बात करेंगे, जो हमारी महागठबंधन की शर्त है, जो महागठबंधन की मांग है, उसके तहत अगर कोई भी पार्टी हमसे समझौता करना चाहेगी तो सीटों का उचित बंटवारा जाति हिसाब से, उस हिसाब से, और एक बार में 1 मुख्यमंत्री 1 साल में और 5 मुख्यमंत्री, जिससे सभी जाति के सभी वर्गों को, लोगों को हिस्सेदारी शासन सत्ता में और सरकार में मिले, ये हमारा एजेंडा है। इस शर्त पे कोई भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके आती है, उसका स्वागत है। वैसे आज की तारीख में इन तमाम बड़ी पार्टियों को छोड़ करके सब लोगों ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, सपा और बीएसपी को देख चुका है। इसलिए इस प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। उस विकल्प को हम इस महागठबंधन की तरह प्रदेश की जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं।